सबसे बड़ी खबर पर बने हुए हैं। सबसे बड़ी खबर इस वक्त बांग्लादेश की सड़कों से, वहां तस्वीरें बता रही हैं, क्योंकि बांग्लादेश की सड़कों पर जनता उतर चुकी है। किस तरह विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं, बांग्लादेश जल रहा है, वो आपको इन तस्वीरों में साफ तौर पर नजर आ रहा होगा। ये यहाँ की आवाम का गुस्सा है जो सड़कों पर इस शक्ल में फूट पड़ा है। आप देख पा रहे हैं कि लोग किस तरह लाठी डंडे लेकर पत्थर फेंक रहे हैं, उनके हाथों में लाठियां आपको नजर आ रही हैं। ये उनका रोष है, विरोध जता रहे हैं अपना, क्योंकि बांग्लादेश में पेट्रोल और डीजल के दामों में बेतहाशा इजाफा किया गया है। और जैसे ही इजाफे का ऐलान हुआ, नई कीमतें सामने आई, उसके बाद बांग्लादेश की आवाम सड़कों पर उतर आई। तो जहां जहां चीन, वहां वहां कंगाली का सीन। हम ये क्यों कह रहे हैं? क्योंकि हाल ही में जो चीन के साथ बांग्लादेश के आर्थिक समझौते हुए हैं, चीन के कदम बांग्लादेश में पड़े और वहां पर इस तरह की तस्वीरें देखने को मिल रही हैं जो कुछ दिनों पहले श्रीलंका में देखने को मिल रही थी। और लगातार बांग्लादेश के इन्हीं हालातों पर हम बात कर रहे हैं। हमारे साथ एक खास गेस्ट पैनल जुड़ा हुआ है, हमारे तमाम सहयोगी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हमारे साथ पूर्व राजनयिक दीपक वोरा जी जुड़े हुए हैं, साथ ही अर्थशास्त्री प्रोफेसर अमन अग्रवाल और विदेश मामलों के एक्सपर्ट संजीव श्रीवास्तव जी भी जुड़े हुए हैं। दीपक वोरा जी, मैं आपका रुख करना चाहूंगी। चीन कितना चालाक है हर कोई वाकिफ है, लेकिन क्या फिर भी बांग्लादेश इस हालात को एंटिसिपेट नहीं कर पाया? आभारी हूँ आपका, आपने ये मौका दिया आपके शानदार प्रोग्राम में शरीक होने का। आप बहुत यूर एन आउटस्टैंडिंग एंकर। जहां जहां चीन वहां कंगाली के सीन आए, एब्सोल्युटली लव दैट। और आपने बुलाया है हमारे बेटे अमन अग्रवाल को। उनके फादर और मैं इकट्ठे पढ़ते थे इकोनॉमिक्स दिल्ली यूनिवर्सिटी में। श्रीवास्तव साहब भी हैं, इनकी जानकारी मुझसे कहीं ज्यादा। मेम साहब, क्या हो रहा है पिछले कुछ दिनों से? आप क्षमा करेंगे, मेरी आवाज भारी है। कोविड नहीं है, मैं RT-PCR नेगेटिव हूँ। पिछले कुछ दिनों से एक बुजुर्ग औरत के ऊपर आप लोगों का फोकस था। वो कहीं गई, कुछ लोगों को आश्वासन दिया, उनको कुछ को गुस्सा दिलवाया और फिर वो वापस चली गई अमेरिका, अपने देश। फिर आप यूक्रेन वॉर पे चले गए। हमारे अपने इलाके में क्या हो रहा था? अभी आप कह रही हैं कि पहले श्रीलंका, फिर पाकिस्तान, मालदीव्स और अफगानिस्तान का तो भूल ही जाइए, अब बांग्लादेश की स्थिति कुछ अलग है मैम। अभी मैं इतनी जल्दी से राइट ऑफ नहीं करूंगा। आपको ये याद होगा कि पिछले साल जब बांग्लादेश के 50 साल खत्म हुए थे, तो यूनाइटेड नेशंस ने उसको लिस्ट ऑफ लीस्ट डेवलप्ड कंट्री से हटा दिया था और कहा था कि 2026 में हम कंफर्म करेंगे कि अब आप लोअर मिडिल इनकम कंट्री बन गए हैं और कुछ सालों में शायद आप अपर मिडिल इनकम कंट्री बन जाएंगे। तो फिर क्या गलत हो गया मैम? ये जो IMF के पास गए हैं, इन्होंने मांगी है $4.5 बिलियन की। और ये शब्द समझना आवश्यक है, रेजिलियंस एंड सस्टेनेबिलिटी फैसिलिटी। इसका मतलब है जो पर्यावरण में अंतर आ रहा है उससे बांग्लादेश को बहुत नुकसान हो रहा है। तो मालूम है हर साल वहां पर बाढ़ आती है और इस साल जो बाढ़ आई है वो पहले कभी नहीं आई थी। लो लाइंग कंट्री है, उसका टैक्स GDP रेशियो भी बहुत कमजोर है, एटसेट्रा। ये मैंने कॉलेज में 55 साल पहले पढ़ा था। एक इकोनॉमी ट्रबल में होती है, ऊर्जा की कीमत बढ़ती है, महंगाई बढ़ती है, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स गिरते हैं, उसकी करेंसी कमजोर हो जाती है, अंतरराष्ट्रीय क्लाइमेट ठीक नहीं होता, उसके एक्सपोर्ट मार्केट कमजोर होने लगते हैं। बांग्लादेश में ये सब कुछ हो रहा है। तो अभी जो उसकी सरकार ने किया है वो उसको कहते हैं बाय वे ऑफ अबंडेंट प्रिकॉशन, कि ऐसा ना हो जो वहां पे आपका दूसरा मुल्क है, आपने उसका नाम लिया था, मैं एक क्रिकेट खिलाड़ी वहां का प्राइम मिनिस्टर होता था, मैं देश का नाम भूल जाता हूँ, तो वो तो कहते हैं कि हाँ जी सब कुछ ठीक है, इंशाल्लाह अल्लाह आके सब कुछ ठीक कर देगा। लेकिन बांग्लादेश जो इस्लामिक देश है, उन्होंने बड़े ध्यान से ये कदम उठाया है कि अगर स्थिति बहुत खराब हो जाए तो कम से कम ये फैसिलिटी हमारे पास है, क्योंकि गारमेंट इंडस्ट्री उनका नंबर 1 एक्सपोर्ट अर्नर, उसका मार्केट श्रिंक हो रहा है। रेमिटेंसेस नंबर 2 एक्सपोर्ट अर्नर, वो भी गिर रही है। तो जो बांग्लादेश इस समय कर रहा है मैम, मैं उनकी तारीफ करता। आई नो शेख हसीना, कई बार मैं उस देश में गया हूँ, मैं वहां गया था कुछ महीने पहले। मुझे ये लगता है कि उन्होंने बड़ी सूझबूझ के साथ ये कदम उठाया। हाँ, लोग नाराज होंगे, क्योंकि जब आप उनको कहते रहते हैं कि ये ठीक हो जाएगा, वो ठीक हो जाएगा, वो बिगड़ेंगे। लेकिन मुझे लगता है कि वो बहुत जल्दी इस स्थिति से बिल्कुल, तो कह सकते हैं कि समय की नजाकत को भांपते हुए ये सख्त कदम बांग्लादेश की सरकार की ओर से उठाया गया है। मनोज्ञा लोईवाल भी हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ी हुई है। मनोज्ञा, जिस तरह हम पड़ोसी मुल्क की समृद्धि की बात कर रहे थे, लेकिन बांग्लादेश के जो हालात है या हमारे पड़ोसी मुल्कों के जो हालात है, उससे भारत पर क्या असर पड़ सकता है, उसको लेकर भी तमाम आशंकाएं जताई जाती रही हैं अब तक।
देखिए, श्रीलंका का मामला अलग था, लेकिन बांग्लादेश का मामला इसलिए अलग है क्योंकि हम उनके साथ सीधा बॉर्डर शेयर करते हैं। यानी कि ऐसे कई राज्य हैं, जैसे मेघालय है, असम है, बांग्लादेश है और त्रिपुरा है, जिनका सीधा बॉर्डर है, जहां पर अगरतला से सिर्फ 4 किलोमीटर की दूरी पर ही आपको इंटरनेशनल बॉर्डर मिल जाता है। और बांग्लादेश में तो बांग्लादेश और के साथ बंगाल और असम की सीमा के तहत तो घुसपैठ की समस्या बहुत ज्यादा रही है। तो अगर आपके पड़ोसी देश की, पड़ोसी मुल्क के हालात बिगड़ते हैं तो उसका सीधा असर बांग्लादेश का भारत पर इसलिए दिखेगा कि क्या लोग वहां से यहां आना शुरू कर देंगे। इकोनॉमी के लिए अभी भी बांग्लादेश के बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो भले ही पढ़ाई के लिए हो या फिर एजुकेशन के लिए हो या फिर इलाज के लिए हो, ऐसे बहुत सारे हैं जो भारत आते हैं इलाज के लिए लगातार, और एक नहीं महीनों में कई बार आते हैं अपने रेगुलर ट्रीटमेंट के लिए, डॉक्टर्स को दिखाने के लिए। तो सिर्फ बात यहां पर रुपए के गिरने की, टाका के गिरने की या फिर उनके यूएस डॉलर के कंपैरिजन में बिगड़ने की नहीं है। बात यह है कि इसका सीधा असर इकोनॉमी पर कितना पड़ेगा। अगर महंगाई बढ़ेगी, अगर एक एक चीज का दाम महंगा होगा तो वो कोर्स करेक्शन हो सकता है बांग्लादेश के लिए, लेकिन जनता पर इसका बहुत बड़ा असर पड़ने वाला है। रोहिंग्या मुद्दे के बाद से, 2017 के बाद से जिस तरह से समस्याएं बांग्लादेश ने देखी हैं, जहां पर करीब 1 करोड़ से ज्यादा सिर्फ रोहिंग्या हो गए हैं उनकी पूरी आबादी में, उसको संभालने के साथ साथ वो तो उनकी इकोनॉमी पर एक प्रेशर है ही, लेकिन वहीं दूसरी ओर अब जब वो अपने इस इकोनॉमी को कोविड के बाद से सुधार में लाने की कोशिश कर रहे हैं तो चुनौतियां आसान नहीं होंगी। दाम बढ़ा देने से परचेज पावर नहीं बढ़ जाती है। जब मूल्य बढ़ता है किसी चीज का तो उसके साथ साथ खरीदारी की ताकत भी बढ़नी चाहिए, जो कि इमीडिएटली नहीं बढ़ी है। जो व्यक्ति 10 लीटर फ्यूल 34 टाका में खरीद रहा था, वो 134 टाका में 10 लीटर फ्यूल का सपना ही देख सकता है, क्योंकि 1000 टाका की वृद्धि पर 10 लीटर बहुत बड़ी हो जाएगी किसी भी आम आदमी के लिए। और इसी वजह से रास्तों पर उतर रहे हैं लोग और इस तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है पूरे देश को। बिल्कुल, तो जेब में पैसा ही नहीं रहेगा तो फिर इंसान खरीदने बाजार कैसे जाएगा, ये भी अपने आप में बड़ा अहम सवाल हो जाता है। अमन अग्रवाल जी, मैं आपका रुख करना चाहूंगी। आप इस पूरे हालात को आप किस तरह से देख रहे हैं? क्या आपको लग रहा है कि बांग्लादेश ने संभलने के लिए ये कदम उठाए हैं, या बांग्लादेश उस रास्ते पर निकल चुका है जहां तस्वीर कुछ लगभग श्रीलंका जैसी नजर आ रही है? देखिए, चाइना एंगल आप लोगों ने अभी डिस्कस किया है, चैनल पे मैं बाद में आऊंगा। उससे पहले जो उनकी इकोनॉमिक सिचुएशन है वो बिगड़ती कुछ समय से नजर आ रही है। अगर हम उनका फिस्कल स्पेंडिंग देखें जो करीबन 6.2% होता था, इस समय वो करीबन 20-21% है, और पिछले साल जो है वो करीबन 23.4% रहा, और अब पिछले साल 20% रहा, इस साल 23% की उम्मीद कही जा रही है। अगर हम ट्रेड डेफिसिट देखें, उनका ट्रेड डेफिसिट $30 बिलियन के करीब हो गया है, जबकि एवरेज ट्रेड डेफिसिट उनका 10 से 12 बिलियन डॉलर हो सकता है। मतलब ट्रेड डेफिसिट मतलब है जो हम आदमी बेचता है सामान बाहर, एक्सपोर्ट करता है और इंपोर्ट करता है। आप समझ सकती हैं, जो चीज 3 गुना डेफिसिट हो जाए उसका और उनका एक्सपोर्ट हो ना रहा हो, तो एक एक्सपोर्ट ओरिएंटेड कंट्री, जो दीपक जी बोरा जी ने भी कहा, उसके ऊपर क्या प्रभाव पड़ सकता है। तीसरी चीज जो देखने को आई कि फिस्कल स्पेंडिंग जैसे बाकी डेवलप्ड देशों ने भी की, बांग्लादेश ने भी फिस्कल स्पेंडिंग 2020-21 में की कोविड के दौरान, ताकि लोगों को राहत मिल सके। उसकी स्पेंडिंग जो है, मनी सप्लाई जो बढ़ी है, वो 25% बढ़ गई। उसका भी साइड इफेक्ट हमें अब देखने को मिल रहा है। उसका साइड इफेक्ट 1 से 1.5 साल लगता है आने के अंदर, और वो अब आना शुरू हो गया है। चौथी चीज जो साथ ही हुई है वो है डॉलर स्ट्रेंथनिंग। जो डॉलर स्ट्रेंथनिंग साथ ही साथ जो निवेशक जो बांग्लादेश में निवेश कर रहे थे, इन्वेस्टमेंट कर रहे थे, वो भी पैसा विड्रॉ होना शुरू हुआ, जो हिंदुस्तान में भी देखने को मिला। अगर आपने देखा होगा पिछले 1 महीने में हिंदुस्तान का रुपये भी गिरा है, क्योंकि आउटफ्लो ऑफ करेंसी जो है बाहर इन्वेस्टर्स की वो बढ़ी है। वही चीज बांग्लादेश में भी होने मिली। हिंदुस्तान बियर कर पा रहा है, बांग्लादेश बियर नहीं कर सकता है, क्योंकि उनका फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व टोटल आज की डेट में $39 बिलियन है, जो $45 बिलियन था कुछ महीने पहले, अभी कहा भी गया था आपके। तो ये जो गिरावट है वो उसके पास मार्जिन ऑफ सेफ्टी बहुत कम है, और इस वजह से ये गिरावट ना बोझ करने के लिए, और जो इफेक्ट नेचुरल डिजास्टर से आया है उसकी वजह से जो उनके ऊपर इम्पैक्ट पड़ रहा है, उसको ना बियर करने की वजह से ये प्रॉब्लम उनको देखने को मिल रही है। और इस समय क्योंकि वो IMF का अगर हेल्प चाहते हैं, जैसे IMF ने श्रीलंका में कहा, ऐसे ही, क्योंकि IMF जो है ज्यादातर पॉलिसीज जो है स्टैग्नेंट रखती है, उनका एक पैकेज सा बना होता है स्ट्रक्चर के लिए, उसके लिए वो कहती है कि आप ये काम करिए, फिर ही हम आपको पैकेज देंगे। तो वही जो पैकेज उन्होंने श्रीलंका को दिया, वही पैकेज वो बांग्लादेश को बेच रहे हैं, और उसके तहत उनको ये रेट बढ़ाने पड़े हैं। जहां तक चाइना की बात है, जो आज चाइना की बात कर रहे थे, ये जरूर एक साइड इफेक्ट हमें देखने को मिल रहा है कि जहां जहां चाइना जा रहा है वहां पे भी ये प्रॉब्लम है। पहली बात तो जो देश मुसीबत में है, उसको जब पैसा चाहिए तो जहां से उसको जिस रेट पे पैसा मिलेगा, जो काम करके पैसा मिलेगा, वो पैसा लेने की कोशिश करेगा, और इस चीज का फायदा चाइना उठा रहा है। और चाइना आज की बात नहीं है, पिछले 20 सालों से, अगर हिंदुस्तान और हिंदुस्तान का मीडिया अब जागा है तो ये चाइना की गलती नहीं है। 20 सालों से
रोड बेल्ट इनिशिएटिव और न्यू सिल्क रोड इनिशिएटिव के दौरान वो काफी सारे इन्वेस्टमेंट, चाहे वो पावर प्लांट्स हो, चाहे नेपाल हो, बांग्लादेश हो, श्रीलंका हो, ऑस्ट्रेलिया के अंदर वो जाके माइनिंग खरीद रहा था, मिनरल्स खरीद रहा था। और पिछले 20 साल की इसकी मुहिम चल रही है कि वो किस तरीके से नेचुरल रिसोर्सेज को और नेचुरल चीजों को खरीदे, कंपनीज को खरीदे आसपास के देशों में, ताकि उसका जो कंट्रोल है, उसका जो इकोनॉमिक कंट्रोल है उन देशों पे बढ़ सके और वो अपना रेवेन्यू बढ़ा सके। जो चीज अमेरिका ने आज से 70 साल पहले करी थी, वही चीज वो चाइना आज की डेट में करने की कोशिश कर रहा है। किस तरीके से वो अपना दबदबा, जैसे अमेरिका ने 70 साल पहले बनाया चीजें खरीद के करके, वैसे ही वो तो सोची समझी रणनीति के तहत ही चाइना ये कदम उठा रहा है और ये दशकों पहले से ही चाइना की तरफ से ये तमाम कोशिशें शुरू कर दी गई। संजीव श्रीवास्तव जी, अब मैं भी आपको चर्चा में शामिल करना चाहूंगी। अगर हम एनिमेटेड कैरेक्टर का मैं यहाँ पर जिक्र करना चाहूंगी, एनिमेटेड मूवीज में हम देखते हैं कि ड्रैगन आग उगलता है तो उससे बच पाना बहुत मुश्किल सा हो जाता है। चीन की चालाकियों की बात हर कोई कर रहा है लेकिन बच नहीं पा रहा। चीन मदद के लिए हाथ आगे बढ़ाता है लेकिन वो मदद नहीं कर रहा होता, वो तो खींच रहा होता है। जी देखिए, ये चाइना की के संदर्भ में मैं बात अवश्य करूंगा, लेकिन उसके पहले जैसा कि हमारे कोलीग्स ने बताया कि जो कई ऐसे फैक्टर्स हैं जिसकी की वजह से आज ये बांग्लादेश की जो आर्थिक स्थिति लगातार दयनीय होती जा रही है। और इसके पीछे जैसा कि प्रणय जी ने बिल्कुल सटीक ऑब्जर्वेशन किया कि जो यूक्रेन का और रशिया के बीच का जो ये युद्ध है, कोरोना का जो पैंडेमिक उसके पहले रहा, उसका एक बड़ा असर बांग्लादेश की इकोनॉमी पे पड़ा है। और वर्तमान समय में जो बांग्लादेश में जो चाहे वो एनर्जी सप्लाईज हो, फूड सप्लाईज हो, उसके ऊपर भी बहुत ही नेगेटिव इम्पैक्ट इन सारी जो ग्लोबल क्राइसिस का पड़ा है, उससे वो सिवियरली इम्पैक्टेड हुए हैं। ये कहने के बाद मैं ये अवश्य कहूंगा कि जो बांग्लादेश की जो आर्थिक नीतियां हैं उसमें बहुत सुधार की आवश्यकता है। मैं एम्बेसडर दीपक बोरा सर से बिल्कुल सहमत हूं कि बांग्लादेश के पास अभी भी समय है। बांग्लादेश को श्रीलंका के साथ नहीं रखा जा सकता। अब बांग्लादेश के पास अभी भी कुछ समय जरूर बचा हुआ है कि यदि वो अपनी आर्थिक नीतियों को सुधार करता है और यदि वो बेहतर तरीके से अपनी फिस्कल मैनेजमेंट को करता है तो संभव है कि वो श्रीलंका जैसी स्थिति वहां पर पैदा होने से बच सकती है। लेकिन श्रीलंका ये बांग्लादेश में जो ये क्राइसिस है, ये काफी समय से ये पक रही थी है, और इसको कि बांग्लादेश की सरकार ने कवर अप करके रखा हुआ था। चाहे वो बांग्लादेश के जो मेगा प्रोजेक्ट्स की बात करें तो बांग्लादेश में जो डिफरेंट जो बड़े प्रोजेक्ट चल रहे हैं, चाहे वो न्यूक्लियर पावर प्लांट को बनाने का प्रोजेक्ट हो, मेट्रो रेल, ढाका मेट्रो रेल का प्रोजेक्ट हो, अन्य ऐसे जो कई बड़े प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, 20 की संख्या से भी ज्यादा के जो प्रोजेक्ट हैं, उसमें बांग्लादेश का जो कॉस्ट है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। बांग्लादेश इन प्रोजेक्ट्स को ठीक तरीके से संचालित नहीं कर पा रहा है। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।